देख रहे हैं हेडलाइंस 24। मैं हूं आपके साथ शाहाना खान। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ बीजेपी नेता के राजद्रोह का मामला खारिज किया। ड्रग कंट्रोलर ने कहा गौतम गंभीर फाउंडेशन कोरोना की दवाओं की जमाखोरी के दोषी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोविड-19 वैक्सीन की खरीद का पूरा लेखा जोखा देने को कहा। अपराधी को भागने में मदद करने के आरोप में कानपुर के बीजेपी लीडर पर पुलिस केस। व्यापारियों ने यूपी सरकार से अब व्यापार खोलने को कहा। लॉकडाउन खोलने की दुकानदारों ने लगाई गुहार। ब्रिटानी शाही परिवार के ट्विटर हैंडल से जानकारी दी गई है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को गद्दी पर बैठे 70 साल पूरे होने पर अगले साल 2 से 5 जून तक प्लैटिनम जुबली मनाई जाएगी। ईरान की नौसेना का सबसे बड़ा जहाज डूबा। और कहाँ गई कोविड-19 वैक्सीन की 2 अरब डोज। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ बीजेपी के एक नेता की ओर से दायर राजद्रोह के मामले को रद्द कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के एक स्थानीय नेता ने दुआ के यूट्यूब शो को लेकर उनके खिलाफ राजद्रोह व अन्य आरोपों में मामला दर्ज करवाया था। हालांकि न्यायाधीश यूयू ललित और विनीत शरण ने विनोद दुआ के इस आग्रह को भी नामंजूर कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 10 साल से ज़्यादा अनुभव वाले पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर तब तक दर्ज नहीं होनी चाहिए जब तक कि उसे एक समिति पास न कर दे। अदालत ने पिछले वर्ष 20 जुलाई को इस मामले में उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होने के लिए ली गई सुरक्षा को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। अदालत ने कहा है कि उन्हें हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से भेजे गए किसी भी अन्य प्रश्न का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। विनोद दुआ के खिलाफ पिछले वर्ष 6 मई को हिमाचल प्रदेश के एक स्थानीय नेता श्याम ने शिमला जिले के कुमारसेन थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। उन्होंने शिकायत की थी कि दुआ ने अपने एक यूट्यूब कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ आरोप लगाए थे। गौतम गंभीर फाउंडेशन को अवैध रूप से दवाओं की जमाखोरी और कोविड-19 के मरीजों में फेबीफ्लू नामक दवा बांटने का दोषी पाया गया है। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने दिल्ली हाई कोर्ट को इसकी सूचना दी। उन्होंने अदालत से कहा कि बिना देरी किए गंभीर फाउंडेशन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन सभी डीलरों और विक्रेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जिनके बारे में ऐसी शिकायतें मिली हैं। लखनऊ में स्वेच्छा से दुकानें बंद करने वाले कारोबारी अब व्यापार खोले जाने की बात कर रहे हैं। व्यापारी जिलों से लॉकडाउन हटाने वाले 600 से कम मरीजों वाले आंकड़ों के पैमानों को मानने को तैयार नहीं है। उनका सीधा कहना है कि बाहरी जिलों से आए कोरोना रोगियों को लखनऊ में शामिल कर बाजार को बंद करना कतई उचित नहीं है। बाजार दूसरे जिलों में खुले होने की वजह से खरीदार उनकी ओर का रुख कर रहे हैं। दूसरे जिलों की ओर बाजार शिफ्ट हो रहा है। ऐसे में लॉकडाउन खोले जाने में प्रशासन की देरी व्यापारियों को बुरी तरह बर्बाद कर देगी। सहालक का सीजन है। अब लोग अपनी जरूरत का सामान जुटाने के लिए आसपास खोले गए बाजारों का रुख कर रहे हैं। सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव, कानपुर की तरफ लोगों का रुझान हो रहा है। अगर जल्द ही लॉक न खुला तो त्योहार और सहालक के लिए जमा किया गया करोड़ों का माल गोदामों में ही रह जाएगा। कम से कम बची हुए शेष दिन के सहालक में कारोबार की अनुमति अब प्रदेश सरकार से मिलनी ही चाहिए, जिससे व्यापारी एक बड़े कर्ज से बच सकें। नीरज जौहर ने बताया कि सभी संगठन एक स्वर में अब बाजार को खोले जाने की मांग कर रहे हैं। व्यापारी नेताओं और विभिन्न ट्रेडों के कारोबारियों का कहना है कि करीब 2 माह हो चुके हैं। जब सरकार को जरूरत पड़ी तो व्यापारियों ने बिना कहे स्वेच्छा से बंदी कर दी। अब जब स्थिति नियंत्रण में है तो बाजार खोला ही जाना चाहिए। ईरान की नौसेना का सबसे बड़ा जहाज आग लगने के बाद ओमान की खाड़ी में डूब गया है। ईरानी मीडिया के अनुसार खर्ब नाम के इस जहाज के चालक दल को सुरक्षित बचा लिया गया है। जहाज में आग कैसे लगी इसका कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है, लेकिन यह समुद्री इलाका काफ़ी संवेदनशील रहा है, जो हाल के वर्षों में ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव का केंद्र रहा है। हाल के महीनों में ईरान और इजराइल एक दूसरे के जहाज़ों पर हमले के आरोप लगाते रहे हैं। एजेंसी के अनुसार ईरान के तेल मंत्री विजान ज़गने ने रात को घटना स्थल का दौरा कर लोगों को भरोसा दिया कि इससे तेल की आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि इसके बाद भी गुरुवार को ईरान में पेट्रोल स्टेशनों पर लोगों की कतार देखी गई। ईरान में सप्ताहांत गुरुवार से शुरू होता है। कोरोना वायरस महामारी पूरी दुनिया को तबाह करने वाली साबित हुई है, लेकिन इतने कम समय में हम कोरोना वैक्सीन की 2 अरब डोज बना रहे हैं और ये संक्रमण को रोकने की लड़ाई में मील का पत्थर है।
अच्छी खबर है कि इस साल के अंत तक एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर के 5.8 अरब वयस्कों के टीकाकरण के लिए वैक्सीन की डोज उपलब्ध हो जाएगी। बुरी खबर है कि वैक्सीन का उत्पादन भौगोलिक रूप से केंद्रीकृत है, साथ ही कुछ देश इसका संग्रह कर रहे हैं। ऐसे में सभी को वैक्सीन पहुंचाने के विचार को झटका लगा है। वैक्सीन के उत्पादन में एक और बड़ी चुनौती है सप्लाई चेन। वैक्सीन में लगने वाले कच्चे माल की आपूर्ति से लेकर तकनीक और विशेषज्ञता तक देशों के बीच आपूर्ति नेटवर्क अच्छी स्थिति में नहीं है। नतीजतन कई जगहों पर जहां नई डोज बननी थी वहां उत्पादन ठप पड़ चुका है। ये अड़चनें वैक्सीन उत्पादन को कई तरह से प्रभावित कर रही हैं। कोरोना महामारी में समाजसेवी संस्थाओं ने लगातार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ऐसी तमाम संस्थाएं हैं जिन्होंने ज़रूरतमंद लोगों को हर तरह की मदद पहुंचाने का कार्य किया है। लखनऊ की एसएन फाउंडेशन नाम की एक संस्था जो कोरोना महामारी में लगातार काम करती आ रही है। लखनऊ के गोमती नगर क्षेत्र में एसएन फाउंडेशन ने लोगों को कोरोना वैक्सीन के लिए जागरूक करने का अभियान चलाया है। एसएन फाउंडेशन के अध्यक्ष ने बताया कि हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर कोरोना को हराना है तो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं।